हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द एग्जामपीडिया ए स्मार्टर वे ऑफ लर्निंग। जैसा कि आपको पता है, हम लोग डेली करंट अफेयर का जो सीरीज चला रहे हैं उसी को आज आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग 8 मार्च 2022 का न्यूज़ देखेंगे। तो आपको पता होगा 8 मार्च को कौन सा डे होता है, वुमेंस डे मनाया जाता है। तो इसलिए आज हमने इस तरीके का बनाया हुआ है। तो 8 मार्च जो है आज वुमेंस डे है। और हम लोग जो करंट अफेयर पढ़ते हैं उसमें साथ में हम लोग देखते हैं स्टैटिक जीके, और उससे जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं वो भी हम लोग करके देखते हैं, ताकि आपको स्टैटिक जीके का जो पोर्शन होता है वो भी आसानी से रिवीजन होता रहे। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया 2022 बैठक का उद्घाटन किया गया? तो कहाँ पे किया गया है? ढाका में किया गया था। ढाका बताइएगा कौन से देश की राजधानी है, कमेंट में आप हमें। अब इससे हम लोग महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। ढाका में 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया 2022 मीट का उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन भारतीय उच्चायोग द्वारा किया गया है। इसका उद्घाटन बांग्लादेश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर दीपू मोनी ने किया है। 7 मार्च को चटगांव में स्टडी इन इंडिया मीट का भी आयोजन किया जाएगा। अब हम स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम देख लेते हैं क्या है। यह 2018 में शिक्षा मंत्रालय, देखिए ध्यान रखिएगा किसके द्वारा किया जाता है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख परियोजना है। यह वैश्विक छात्र समुदाय को भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस कार्यक्रम के तहत 150 से अधिक देशों के छात्रों ने उच्च शिक्षा के लिए भारत को चुना है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जेट एयरवेज के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? किसे नियुक्त किया गया है? संजीव कपूर को नियुक्त किया गया है। जेट एयरवेज ने घोषणा की है कि संजीव कपूर नए सीईओ होंगे। उनकी नियुक्ति 4 अप्रैल 2022 से प्रभावी होगी। इस नियुक्ति से पहले उन्होंने स्पाइस जेट में मुख्य परिचालन अधिकारी और विस्तारा में मुख्य रणनीति और वाणिज्य अधिकारी के रूप में काम किया था। जेट एयरवेज ने हाल ही में पीपी सिंह को अपना जवाबदेह प्रबंधक नियुक्त किया है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा? हाल ही में एस रॉड्रिक्स का निधन हो गया। वह 1990 से 1993 तक के प्रमुख थे। मतलब किसके प्रमुख थे? तो भारतीय सेना के प्रमुख थे। पंजाब के पूर्व राज्यपाल और पूर्व सेना प्रमुख जनरल एस रॉड्रिक्स का 88 वर्ष आयु में निधन हो गया। उनका जन्म 1993 में बॉम्बे में हुआ था और उन्होंने 1990 से 93 तक भारतीय सेना के प्रमुख के रूप में कार्य भी किया था। उन्हें 2004 में पंजाब के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक के रूप में भी नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 7 मार्च 2022 को विशाखापत्तनम में एक्सरसाइज, यहाँ पे होना चाहिए एक्सरसाइज होना चाहिए, व्यायाम नहीं होता अभी, अभ्यास स्लिनेक्स का कौन सा संस्करण शुरू किया गया है? तो कौन सा संस्करण शुरू किया गया है? 9वां संस्करण जो है इस बार शुरू किया गया है। तो महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं। स्लिनेक्स का 9वां संस्करण 7 मार्च 2022 को विशाखापत्तनम में शुरू हुआ। अभ्यास 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। पहला चरण क्या है? बंदरगाह चरण 7 और 8 मार्च को विशाखापत्तनम में किया जा रहा है। और दूसरा जो चरण है देख लेते हैं, श्रीलंका भारत नौसेना अभ्यास स्लिनेक्स का समुद्री चरण 9 और 10 मार्च को बंगाल की खाड़ी में किया जाएगा। तो बंगाल की खाड़ी में हम लोग करेंगे। पहला चरण क्या है? बंदरगाह चरण, और दूसरा चरण है समुद्री चरण है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पीएम मोदी ने पुणे मेट्रो रेल परियोजना की आधारशिला किस वर्ष रखी थी? तो किस वर्ष रखी थी? 2016 में रखी थी। पीएम मोदी ने पुणे मेट्रो रेल परियोजना के 12 किलोमीटर लंबे खंड का उद्घाटन किया है। उन्होंने पुणे नगर निगम के परिसर में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का भी अनावरण किया। प्रतिमा 1850 किलोग्राम गन मेटल से बनी है और लगभग 9.5 फीट लंबी है। पुणे मेट्रो रेल परियोजना 32.2 किलोमीटर लंबी है। इसे 2016 में स्वीकृत किया गया था और इसकी आधारशिला 26 दिसंबर 2016 को पीएम मोदी ने रखी थी। इसे कुल 11,400 करोड़ रुपए की परियोजना का लागत पर बनाया जा रहा है। मूला मुथा नदी में पुणे में मूला और मुथा नदियों के संगम से बनती है। यह बाद में भीमा नदी, जिसे चंद्रभागा नदी के नाम से भी जाना जाता है, से मिलती है। भीमा नदी कृष्ण नदी की बाईं ओर की सहायक नदी है। तो ये इसके प्रमुख तथ्य थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूरसंचार विवाद निपटान
और अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? जस्टिस DN पटेल को नियुक्त किया गया है। जो अपीलीय न्यायाधिकरण होते हैं उन्हें नियुक्त किया गया है। तो महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। मुख्य न्यायाधीश DN पटेल को DT SAT के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्हें दूरसंचार विवाद निपटान अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में 4 साल के लिए या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने मंजूरी दे दी है। तो अब हम लोग देख लेते हैं दूर संचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण। इसकी स्थापना सन 2000 में हुई थी। इसकी स्थापना दूर संचार क्षेत्र सेवा प्रदाताओं और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए की गई थी। इसमें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। दूर संचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 और ट्रिब्यूनल नियम 2021 के प्रावधान द्वारा शासित है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन देखते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर किस शहर में खोलने जा रहा है? तो किस शहर में खोलने जा रहा है? मुंबई में खोलने जा रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने मुंबई में जियो वर्ल्ड सेंटर में भारत का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर खोलने की घोषणा की है। इसमें 1.61 लाख वर्ग फुट से अधिक क्षेत्र में फैले 3 प्रदर्शनी हॉल और 1.07 लाख वर्ग फुट के 2 सम्मेलन हॉल है। कन्वेंशन सेंटर में प्रतिदिन 18,000 लोगों को भोजन उपलब्ध कराने की रसोई की क्षमता। इसका कुल क्षेत्रफल 1.39 लाख वर्ग फुट से अधिक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 मार्च 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 53वें स्थापना दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। तो किसका अतिथि रूप में भाग लिए हैं? CISF के जो मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने 6 मार्च 2022 को गाजियाबाद में मुख्य अतिथि के रूप में CISF के 53वें स्थापना दिवस समारोह में भाग लिया। श्री अमित शाह ने फोर्स की पत्रिका सेंटिनल 2022 का भी विमोचन किया। उन्होंने वीरता और उत्कृष्ट सेवाओं के लिए CISF के अधिकारियों और जवानों को पदक भी प्रदान किए। उन्होंने कोरोना वायरस महामारी के दौरान CISF की भूमिका की सराहना की। उन्होंने CISF से अगले 5 वर्षों का रोडमैप तैयार करने का आग्रह किया क्योंकि वह निजी क्षेत्र के व्यापक विस्तार होगा। केंद्रीय औद्योगिकी सुरक्षा बल CISF के बारे में हम लोग थोड़ा देख लें। इसका गठन 10 मार्च 1969 को संसद के अधिनियम के तहत किया गया था। यह गृह मंत्रालय के तहत काम करता है। CISF भारत की सबसे महत्वपूर्ण बुनियादी सुविधाओं जैसे परमाणु प्रतिष्ठानों, अंतरिक्ष प्रतिष्ठानों, हवाई अड्डों, बंदरगाहों, बिजली संयंत्रों आदि की सुरक्षा प्रदान करता है। यह महत्वपूर्ण सरकारी भवनों, प्रतिष्ठित विरासत स्मारकों और दिल्ली मेट्रो की भी सुरक्षा करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। सीलवर्धन सिंह इसके कौन है? वर्तमान महानिदेशक हैं। CISF का आदर्श वाक्य क्या है? संरक्षण एवं सुरक्षा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे 2018-19 और 2020-21 के लिए इस्पात राजभाषा पुरस्कार में प्रथम पुरस्कार मिला है? तो किसे मिला है? राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC को मिला है। NMDC को 2018-19 और 2020-21 के लिए इस्पात राजभाषा पुरस्कार और 2019-20 के लिए इस्पात राजभाषा प्रेरणा पुरस्कार में प्रथम पुरस्कार मिला है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड ने 3 मार्च 2022 को मदुरै में आयोजित इस्पात मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक में पुरस्कार प्राप्त किया। NMDC के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक सुमित देव को केंद्रीय इस्पात मंत्री श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह द्वारा पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। NMDC देश का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक है। यह इस्पात मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? हैदराबाद में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत और नीदरलैंड इस वर्ष अपने राजनयिक संबंधों की शुरुआत की है। तो कौन सा वर्षगांठ मना रहे हैं इस बार? तो 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। भारत और नीदरलैंड 2022 में अपने राजनयिक संबंधों की शुरुआत की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इस अवसर को चिन्हित करने के लिए 2 मार्च 2022 को विशेष लोगों का अनावरण किया गया। लोगों में एक कलम, एक ट्यूलिप, दोनों देशों के राष्ट्रीय फूल। नीदरलैंड ने भारत को दोस्ती के प्रतीक के रूप में 3000 ताजे ट्यूलिप भेंट किए हैं। नीदरलैंड के बारे में जान ले थोड़ा। यह पश्चिमी यूरोप एक देश है जिसकी राजधानी एम्स्टर्डम है।
और मुद्रा क्या है, यूरो है। इसके पूर्व में जर्मनी, दक्षिण में बेल्जियम और उत्तर में पश्चिम में उत्तरी सागर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के पहले स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर का नाम बताइए जिसने पुडुचेरी में समुद्र स्तर का परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। तो किसने किया है, हंसा एनजी ने किया है। 19 फरवरी से 5 मार्च तक देश के पहले स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर हंसा एनजी ने पुडुचेरी में समुद्र स्तर का परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। बेंगलोर में CSIR राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशालाओं ने हंसा एनजी को डिजाइन और विकसित किया है। 19 फरवरी को विमान ने 155 किलोमीटर प्रति घंटे का परिभ्रमण गति से 1.5 घंटे में 140 नॉटिकल मील की उड़ान भरी थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रह्मोस मिसाइल के उन्नत संस्करण का भारतीय नौसेना द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। मिसाइल की सीमा को शुरुआती 290 किलोमीटर से बढ़ाकर कितना किलोमीटर तक कर दिया गया था, यानी स्टार्टिंग में कितना था 290 किलोमीटर, अब उसका कितना कर दिया गया है 350 किलोमीटर कर दिया गया है। हिंद महासागर में भारतीय नौसेना ने एक चुपके विध्वंस INS चेन्नई से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। प्रक्षेप वर्क की एक विस्तारित सीमा को पार करने और जटिल युद्धाभ्यास करने के बाद मिसाइल ने सटीकता के साथ अपने लक्षित लक्ष्य को मारा है। ब्रह्मोस मिसाइल और INS चेन्नई दोनों को भारत में डिजाइन और निर्मित किया गया था। वे भारत की अत्याधुनिक मिसाइल और जहाज निर्माण क्षमताओं का प्रदर्शन करते हैं। तो ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में देख लें हम लोग। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का निर्माण ब्रह्मोस एरोस्पेस द्वारा किया जाता है, जो भारत और रूस के बीच एक संयुक्त उद्यम है। इन पनडुब्बियों, जहाजों, विमानों या भूमि प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल 2.8 मच या ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना गति से यात्रा करती है। मिसाइल के उन्नत संस्करण की रेंज प्रारंभिक 290 किलोमीटर से बढ़कर अब कितना हो गया 350 किलोमीटर हो गई है। अब हम लोग रिवीजन पॉइंट देखते हैं, जितने भी हम लोग क्वेश्चन किए हैं सबका हम लोग रिवीजन पॉइंट देखते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री ने मुंबई में जियो वर्ल्ड सेंटर में भारत का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर खोलने की घोषणा की है। केंद्रीय गृह मंत्री ने 6 मार्च 2022 को गाजियाबाद में मुख्य अतिथि के रूप में CISF के 53वें स्थापना दिवस समारोह में भाग लिया है। NMDC ने 2018-19 एवं 2020-21 के लिए इस्पात राजभाषा प्रथम पुरस्कार और 2019-20 के लिए इस्पात राजभाषा प्रेरणा पुरस्कार ग्रहण किए हैं। भारत और नीदरलैंड 2022 में अपने राजनयिक संबंधों की शुरुआत की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। फ्लाइंग ट्रेनर हंसा एनजी ने समुद्र तल परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है। ब्रह्मोस मिसाइल के उन्नत संस्करण का भारतीय नौसेना द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। अभ्यास स्लिनेक्स का 9वां संस्करण 7 मार्च 2022 को विशाखापट्टनम में शुरू हुआ है। PM मोदी ने पुणे मेट्रो रेल परियोजना के 12 किलोमीटर लंबे खंड का उद्घाटन किया है। मुख्य न्यायाधीश DN पटेल को दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया 2022 के बैठक का उद्घाटन ढाका में किया गया है। संजीव कपूर को जेट एयरवेज का CEO नियुक्त किया गया है। पूर्व सेना प्रमुख जनरल SF प्रोडक्ट का निधन हो गया है। तो ये 8 मार्च के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर थे सारे कवर कर दिए गए हैं। यदि आपको इस वीडियो PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, आपको वहाँ पर उसका PDF मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।